हेलो बच्चों, ASZ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए हैं प्लांट पौधों में पोषण की प्रक्रिया, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मानव में पोषण की प्रक्रिया। मानव में पोषण की प्रक्रिया स्टार्ट करने से पहले हम लोग अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे NCERT बुक में एक अमीबा ऐसा जीव है, एक कोश की जीव है जिसके अंदर पोषण की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मानव में पोषण के बारे में पढ़ेंगे कि मानव में पोषण किस प्रकार से होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। अमीबा बोला गया है कि अमीबा एक तरह का एक कोशिकीय जीव होता है जो अपने भोजन को अपने कूटपाद को स्यूडोपोडिया भी बोला जाता है। ठीक है, अपने स्यूडोपोडिया या कूटपाद के थ्रू क्या करता है, किसी भी खाद्य पदार्थ को अपने चारों घेरा बनाकर क्या करता है, फूड पार्टिकल को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करने के बाद उसे क्या करेगा, सेम प्रोसेस, पहले अवशोषण करेगा, फिर उसके बाद आपका क्या करेगा, स्वांगीकरण करेगा, फिर उसके बाद जो बचा हुआ पदार्थ होगा, जो बचा हुआ भोजन होगा, उसे अपने बॉडी के किसी भी सेल मेम्ब्रेन के किसी भी भाग से क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। अच्छा, एक खास और है अमीबा की, एक खास बात याद रखिएगा कि अमीबा एक कोश की जीव होने के साथ साथ इसका जो संरचना होता है, जो आकार होता है, एक्चुअल में इरेगुलर होता है, अनिश्चित रूप से होता है। मतलब ये अपना आकार समय के अनुसार हमेशा परिवर्तित करते रहते हैं। ठीक है, लंबा हो सकता है, गोला हो सकता है, ठीक है, टेढ़ा हो सकता है, तो इरेगुलर बोला जाता है, अनियमित रूप से इसका संरचना होता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। देखिए दिया क्या है कि अमीबा पानी में रहने वाला एक कोशिकीय जीव है। एक तरह क्या है, एक कोशिकीय जीव है जिसके पास स्यूडोपोडिया नाम का उंगली जैसी उभार बनाकर भोजन को ग्रहण करता है। जैसे कहने का मतलब, अगर आपको डायग्राम दिख रहा है तो ये आपका क्या है, फूड पार्टिकल, जो रेड कलर का है वो क्या है, फूड पार्टिकल है, मतलब खाद्य पदार्थ है। कोई भी क्या है, खाद्य पदार्थ। ठीक है, ये जो खाद्य पदार्थ है, ठीक है, ये जो खाद्य पदार्थ है, इसको क्या होता है, स्यूडोपोडिया के थ्रू, ध्यान से देखिएगा ना, स्यूडोपोडिया, ये लिखा है स्यूडोपोडिया, इसको हम लोग हिंदी में कूटपाद भी बोलते हैं। कूटपाद के थ्रू फूड पार्टिकल को अपने अंदर ग्रहण करता है। ठीक है, ग्रहण करने के बाद जो खाली स्थान होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का मतलब होता है रसधानियाँ। क्या होता है, रसधानियाँ। ठीक है, या रसधानियाँ कर लीजिए, चाहे वायुकोश कहिए, बात एक ही है। ठीक है, फिर रसधानियाँ में जाकर ये क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट में इन्हें तोड़कर पूरे बॉडी में क्या किया जाता है, फैला दिया जाता है। पूरे बॉडी में फैलाने के बाद, मतलब अवशोषित करने के बाद, ये इनके सेल मेम्ब्रेन के किसी भी पार्ट से क्या होगा, इंजेक्शन, मतलब उत्सर्जन हो जाएगा, जो भोजन बचा होगा। प्रोसेस देखना है तो यहाँ पर देखिए, डायग्राम आपको क्लियर दिख रहा होगा। ब्लैक कलर का जो ये दिख रहा है वो आपका केंद्रक है। क्या है, केंद्रक है। अब जो ये रेड कलर का दिख रहा है, पिंक कलर का, वो फूड पार्टिकल, खाद्य पदार्थ है। इसको इसने, ये जो आपको देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, ऐसे करके बना हुआ है, दो हाथ की तरह बना हुआ, दो पैर की तरह बना हुआ है, और भोजन उसके अंदर ग्रहण कर रहा है। तो इन्हीं दोनों संरचनाओं को क्या बोला जाता है, स्यूडोपोडिया। यहाँ पर लिखा ना, स्यूडोपोडिया। ठीक है, कूटपाद। अब ये कूटपाद के थ्रू भोजन को क्या किया, अंदर ले लिया, वैक्यूल्स के अंदर ले लिया। ठीक है, वैक्यूल्स के अंदर जाने के बाद ये क्या होते हैं, फूड पार्टिकल छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड होने के बाद यही एनर्जी ये पूरे बॉडी में, अमीबा के पूरे शरीर में क्या हो जाते हैं, वितरण हो जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण करना। पहला देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए, अंतःग्रहण। इस वाले प्रोसेस में हम लोग क्या किए, अंतःग्रहण किए।
ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है इगेशन, ठीक है। दूसरे वाले केस में हम लोग क्या किए, पाचन किए, क्या किए, उसका पाचन किए, पेट में उसके चला गया तो पाचन हुआ, ठीक है। तीसरे वाले प्रोसेस में क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर अवशोषण हुआ, छोटे छोटे पार्ट में टूट गया है तो क्या होगा, अवशोषण होगा, ठीक है। अवशोषण होने के बाद पूरी बॉडी में क्या हो रहा है, फैल जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, स्वांगीकरण नाम दिया, क्या नाम दिया, स्वांगीकरण। फिर उसके बाद क्या हुआ, देखो सेल के किसी भी मेम्ब्रेन से, जरूरी नहीं है कि इस साइड से क्या हुआ, भोजन को ग्रहण किया है तो उसी साइड से ये क्या करेगा, बाहर निकालेगा, ऐसा जरूरी नहीं होता अमीबा में। वो अमीबा जो होता है अपनी मेम्ब्रेन, यहाँ पर देखिए लिखा है, फिर बिना पचा हुआ भोजन कोशिका की सतह के माध्यम से बाहर भेज दिया जाता है। यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक कोशिका के बारे में रेगुलेट नहीं किया गया है, मतलब बोधित नहीं किया गया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये इस पार्टिकल से क्या यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बहिक्षेपण, क्या बोलते हैं, बहिक्षेपण। समझ में। अमीबा में जो पोषण की प्रक्रिया होती है वो भी 5 चरण में ही होती है। कौन कौन सा, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण, यही 5 प्रक्रिया अमीबा में भी पाया जाता है। इसीलिए क्या होता है, अमीबा हम लोग के चैप्टर में है और इसको हम लोग अलग से करके पढ़ लिए। अब इसमें प्रश्न क्या बनता है, तो एक प्रश्न कॉमन प्रश्न है कि अमीबा अपना खाद्य पदार्थ किसके द्वारा ग्रहण करता है। तो ऑप्शन में कूटपाद रहेगा या यहाँ पर स्यूडोपोडिया दिया हुआ है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन जरूर रहेगा। आप इन्हीं को क्या करेंगे, टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको अमीबा अच्छे से क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अमीबा में पढ़ने के बाद इसके बाद आपको पढ़ना है क्या चीज़, मानव में पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो आइए मानव में पोषण की प्रक्रिया की बात करते हैं। देखिए मानव में जो पोषण की प्रक्रिया होती है, कहा जाता है कि सबसे पहले मानव में पोषण की प्रक्रिया किस तरीके से होगी, तो आप बोलोगे मानव में पोषण की प्रक्रिया सबसे पहले अंतःग्रहण होता है। प्रोसेस आपका वही सेम रहेगा, ठीक है, प्रोसेस आपका वही रहेगा। सबसे पहला प्रोसेस है भोजन को ग्रहण करना, पाचन होना, अवशोषण होना, स्वांगीकरण होना, बहिक्षेपण हो जाना। मतलब पोषण की जो प्रक्रिया है ये कॉमन 5 लेवल जो स्तर है यही 5 रहेंगे। बस आपको मानव में बताना होगा कि पाचन कहाँ होता है, कैसे होता है, ठीक है, आप ग्रहण कैसे करते हो, फिर उसके बाद इसका अवशोषण कैसे होता है, फिर हमारी बॉडी में कैसे पहुंचता है और फिर बॉडी से कैसे उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये आपको इसमें बताना होगा। तो यहाँ पर देखिए अब बोला क्या गया है कि मानव में पोषण जो होता है वो पाचन तंत्र के थ्रू होता है, ठीक है, पाचन तंत्र में होता है। पाचन तंत्र कहने का मतलब कि आपकी बॉडी में एक तरह का पाचन तंत्र पाया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे, एक्चुअल में ये फिगर पाचन तंत्र का ही है, लेकिन ये समझिए कि ये डायग्राम ऐसे खुल गया है, ठीक है, इसको हमने क्या किया है, खोल दिया है, ठीक। अब देखो आगे क्या बोला है, इसमें आहार नाल और ग्रंथियां होती है। मतलब इसमें आपका एक आहार नाल पाया जाएगा। आहार नाल का मतलब कि भोजन जिस रास्ते से मुंह से होकर गुद्दा द्वार तक जाता है वो रास्ता क्या कहलाता है, आहार नाल, ठीक है। उनमें कुछ ग्रंथियां जो होती हैं जो भोजन को पचाने में मदद करती है, तो उसको हम लोग बोले हैं ग्रंथियां हैं, जो एंजाइम उत्पादन करती है। क्या करती हैं, एंजाइम बॉडी से निकालती हैं और भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ देती है। मतलब जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो हम लोग किस में आते हैं, प्राणी संभोजी वाले में, प्राणी संभोजी पोषण में आते हैं। तो हम लोग जटिल पदार्थ को अपनी बॉडी में ग्रहण करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, उन्हें एंजाइम की मदद से छोटे छोटे भाग में क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है, जिससे हमारे बॉडी में क्या होता है, उसका पाचन हो जाता है। फिर बोला है पाचन तंत्र के मुख्यतः अंग जो होंगे वो कौन कौन से दिया है, मुख, ग्रास नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुद्दा, ठीक है। अभी आगे हम लोग फिगर के थ्रू भी पढ़ेंगे। तथा ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जैसे गैस्ट्रिक ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय
आंत वाली ग्रंथियां, देखिए आंत वाली ग्रंथियों में हम लोग किसको पढ़ेंगे, पैंक्रियास, अग्नाशय यहाँ पर दिया है, हाँ अग्नाशय, और लीवर जो होता है यकृत, ये पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, सब आंत में चला जाएगा क्योंकि आंती ग्लैंड आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए आगे हम लोग का है पाचन। आगे टॉपिक क्या है, पाचन, कि पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है। आगे टॉपिक क्या है, पाचन। ठीक है, तो पाचन की प्रक्रिया अगर आपसे कोई पूछे तो सबसे पहले आप पाचन तंत्र का डायग्राम बनाओगे। तो पाचन तंत्र के डायग्राम में मेनली आपको पहले क्या बताना है, माउथ एंड माउथ कैविटी, मतलब मुख गुहा। पहला क्या बताएंगे आप, मुख गुहा। आप पहला नाम लिखोगे मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा होने के बाद यहाँ पर लिखा है फेरिंग्स। क्या लिखा है, फेरिंग्स। एक्चुअल में फेरिंग्स के बारे में नहीं बताओगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फेरिंग्स हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ लेंगे, रेस्पिरेशन, श्वसन तंत्र में। ठीक है, ओसोफेगस, ओसोफेगस का मतलब होता है ग्रास नली, ग्रास नली यहाँ पर दिया हुआ था, ध्यान से पीछे वाले स्लाइड में अगर आप बात करो, देखो यहाँ पर पीछे वाले स्लाइड में देखो आप, कहाँ गया, देखो यहाँ पर ग्रास नली की बात किया ना, फिर उसके बाद पेट। तो पेट का मतलब है आपका अमाशय, स्टमक, ये आपका अमाशय है। ठीक है, अब अमाशय को ही पेट कहते हैं, अमाशय को हम लोग क्या बोलते हैं, पेट। फिर उसके बाद देखिए इसके बगल में क्या है, लीवर है, मतलब यकृत है। फिर उसके बाद गाल ब्लैडर है, इट मीन्स पित्ताशय है। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब होता है बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत। और रेक्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, उड्डुक भी बोलते हैं, तो फिलहाल हम लोग रेक्टम ही लिख लेते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, इसके कई नाम होते हैं। पैंक्रियाज को हम लोग क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं, यहाँ पर छोटी आंत। अब एक डायग्राम जो है वो इसमें छुप गया है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, इस वाले हिस्से को क्या बोला जाता है, गुद्दा द्वार। इस वाले हिस्से को क्या बोला जाता है, गुद्दा द्वार। ठीक है, एक मिनट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुद्दा द्वार। ठीक है, आई होप कि आपको डायग्राम क्लियर होगा। डायग्राम आपको बनाने भी आना चाहिए, नीट एंड क्लीन बनाएंगे आप, फिर उसके बाद उसका नाम लेबल करने आएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको बायो में डायग्राम बनाने के लिए आता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि पाचन तंत्र में क्या होता है। एक्चुअल में हमारी बॉडी में पाचन तंत्र उपापचयी तरीके से होता है। कहने का मतलब है कि रासायनिक पदार्थ का यूज करके हमारी बॉडी में जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में कन्वर्ट किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है। और सबसे फैक्ट की बात यह है कि हमारी बॉडी में जो सरल पदार्थ होते हैं उनको जटिल में भी बनाया जाता है। तो हमारी बॉडी में दोनों क्रियाएं होने के कारण उसे हम लोग नाम देते हैं उपापचय। ठीक है, समझ में आया? जैसे अब इसमें क्या बोला गया है कि पाचन भोजन के जटिल अघुलनशीलता वाले जो पदार्थ होते हैं, अणु होते हैं, उनको छोटे या सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया होती है। उसे क्या करने की, तोड़ने की, छोटे छोटे पार्ट में क्या करना, उन्हें तोड़ देना। ठीक है, तोड़ने की एक तरह क्या है, प्रक्रिया है। अब उस प्रक्रिया में होता क्या है कि जिससे शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित किया जा सके। मतलब जब छोटे पार्ट में आप तोड़ोगे तो छोटे 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 पार्ट हो जाएंगे, और उसमें से क्या करेंगे, जो अच्छे चीज होंगे उनके अपने बॉडी के जरूरत के लिए क्या करते हैं, हम लोग अवशोषित कर लेते हैं। अब आगे बोला है कि ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है वो उपापचय के द्वारा होता है। अब आपसे पूछा जाएगा उपापचय क्या होता है, तो आप बताओगे शरीर के कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाएं, जितने भी प्रतिक्रियाएं आपकी बॉडी में हो रही है वो भी केमिकल वाले। ठीक है,
वो भोजन से ऊर्जा में बदल देती है। जो भोजन होता है, जो हम लोग ग्रहण करते हैं, उनको क्या करता है, ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमें क्या होती है, एनर्जी मिलती है। इतना समझ में? अब ये जो ऊर्जा मिलती है, ये जो एनर्जी मिल रही है, उसी से हम लोग क्या करते हैं, आगे के कार्य को करने में अनुरक्षण रखते हैं, कार्य करने की क्षमता रखते हैं। अब हमारी बॉडी में अपचय उपचय दोनों क्रियाएं पाई जाती है। अपचय उपचय दोनों क्रियाएं पाई जाती हैं। मतलब छोटे से बड़े होना, मतलब छोटे भोज्य पदार्थ से बड़े में चेंज होना, और बड़े से छोटे, दोनों में होता है, इसलिए दोनों का नाम दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं पाचन तंत्र। क्या पढ़ना हम लोग को, मेन पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना है। पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो। पहला आहार नाल, यहाँ पर ग्रंथियां गलत है, ठीक है, ग्रंथि यहाँ पर कर लीजिएगा आप, ठीक है। पहला क्या है, आहार नाल, और दूसरा क्या है, पाचन ग्रंथि। ठीक है, आहार नाल और पाचन ग्रंथि। कहने का मतलब क्या है कि जो आहार नाल होता है, आहार नाल आपकी बॉडी में आहार नाल की लंबाई, ध्यान सुनिएगा, आहार नाल की जो लंबाई नापी जाती है, जो लंबाई है इसकी प्रेजेंट टाइम में, बोला जाता है लगभग 8 से 10 मीटर होता है। कितना, 8 से 10 मीटर आहार नाल की लंबाई होती है। अगर आहार नाल की लंबाई कितना होती है, आपकी बॉडी में बोलोगे 8 से 10 मीटर। ठीक है, इतना समझ में आया? लगभग 25 फीट से भी ऊपर, 27 फीट, लगभग कितना, 27 फीट का आहार नाल की लंबाई होती है। कहाँ से कहाँ तक, तो ये फिगर देखिए, यहाँ से फिगर देखिए, ये जो मुख गुहा है यहाँ पर, ये दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक को यदि कोई इंसान का आहार नाल निकाल कर इंची टेप से नापा जाए, तो उस कंडीशन में उसकी लंबाई 8 से 10 मीटर के बीच में होगी। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए, इसी में बात करते हैं हम लोग। आहार नाल में सबसे पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है मुख गुहा के बारे में। मतलब आपके माउथ में जो माउथ वाला पोर्शन है, यहाँ पर ये जो हम लोग बोल रहे हैं, जिससे हम लोग खाना खाते हैं, वो मुख गुहा के अंतर्गत आता है। जैसे मुख गुहा में क्या आता है, तो आप बोलोगे सर मुख गुहा में जीभ आता है, मुख गुहा में दांत आता है, और मुख गुहा में होठ भी आता है। ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा कि पाइप नली, देखो यहाँ पर पाइप नली, फूड पाइप, ओसोफेगस, फूड पाइप की तरह एक नली पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्रास नली। मतलब एक तरह का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे जो भोजन होता है आप खाते हो, वो पेट में जाता है। कहाँ जाता है, पेट में जाता है। पेट में जाने के बाद, पेट में देखिए, पेट में पहुंच गया, पेट का मतलब अमाशय। ठीक है, पेट में जाने के बाद फिर वो कहाँ पहुंचता है, आंत में। कहाँ पहुंचता है, आंत में। अब आंत आपके पास दो पार्ट में है, एक छोटी आंत, एक बड़ी आंत। तो सबसे पहले वो पहुंचता है छोटी आंत में। कहाँ पहुंचता है, छोटी आंत में। ठीक है, फिर उसके बाद पहुंचता है बड़ी आंत में। फिर आपके बॉडी से वो गुद्दा द्वार के रास्ते वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो। अब जैसे आहार नाल में ये लंबाई हो गया 8 से 10 मीटर के बराबर, वैसे ही सेम इसमें क्या होता है, भोजन ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये जो पाचन ग्रंथियां हैं आपके सामने, ये जो पाचन ग्रंथियां हैं, 4 दिख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो ये 4 आपके भोजन को पचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, उनको क्या करते हैं, एंजाइम देकर, रासायनिक केमिकल चेंज कर क्या करते हैं, सरल फॉर्म में बना देते हैं। तो उसमें पहला नाम है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जानते हो, जिससे लार निकलता है। जठर ग्रंथि आपके पेट में पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है। जिगर, अच्छा जिगर का मतलब नहीं समझ रहे होंगे, तो इसे यकृत करके लिख लीजिए। ठीक है, जिगर का मतलब यकृत,
अग्नाशय आप जानते ही हो, यहाँ पर देखिए अग्नाशय जो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, लिफ लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है, तो ये आपका क्या है, अग्नाशय। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर पिंक कलर का दिख रहा है ना, ये जो है पिंक कलर का, सॉरी पिंक येलो कलर का है, तो ये जो कलर दिख रहा है आपको, ये क्या है, अग्नाशय। आगे हम लोग बात करते हैं अग्नाशय के बाद, ठीक है। अब बारी बारी करके हम लोग पाचन तंत्र में इनके विषय में क्या करेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। इनके विषय में एक एक टॉपिक कवर करेंगे, कौन सा पार्ट क्या करता है, कौन सा पार्ट क्या डाइजेस्ट करता है, सब कुछ इसमें बताया जाएगा, ठीक है। आइए, सबसे पहले क्या है हम लोग के पास, सबसे पहले मुख गुहा है। क्या है हम लोग के पास, मुख गुहा। मुख गुहा का मतलब होता है आब आओ, जितना दिखेगा, आब आने पर जितना दिखेगा वो आपका मुख गुहा होगा। देखो ये भी आप बा रहा है, ठीक है, ऐसे करके आप खोला हुआ है, तो इसमें क्या क्या दिखा, एक लिप दिखा, होठ, एक इसमें क्या दिखा, होठ, एक इसमें टूथ, दांत, टिथ, टूथ, और एक आपका क्या दिखा, टंग, मतलब जीभ। ये तीन चीज आपको दिखते हैं, मेन आपको यही तीन से काम है। ये वाला नाम भी अच्छा बता दे रहे, गम। गम मतलब होता है जिसमें जो आपके दांत धंसे होते हैं, मसूड़े जिसे हम लोग बोलते हैं, मसूड़ों को गम बोला जाता है, ठीक है। मसूड़े, गम मतलब होता है मसूड़े। हार्ड प्लेट लिखा है, हार्ड प्लेट मतलब कठोर सतह, मतलब आपका तालू, आप आते हो ना तो आपका तालू जो दिखाई देता है ऊपर और नीचे की तरफ, उसे हार्ड प्लेट के नाम से जाना जाता है, मतलब तालू। यूवेला, यूवेला को हिंदी में यूवेला ही बोला जाता है। यूवेला का मतलब जब आप कभी ध्यान से मुंह खोलते हो तो आपके बीच में एक घंटी होती है, बजती तो नहीं है लेकिन जब बजती है तो आपकी भी उस समय बज जाती है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब जब घंटी की साइज बड़ी होगी, यूवेला की साइज बड़ी होगी, तो आपको खांसी की प्रवृत्ति जो आने वाली आवृत्ति होगी वो बढ़ जाएगी। खांसी की कंडीशन में यही यूवेला क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसे हम लोग ये दूसरे नाम में कहते हैं घाटी बढ़ जाना। खांसते खांसते क्या होता है, घाटी बढ़ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में यूवेला जो टच करेगा तो हम लोग को खांसी आएगी, ठीक है। और भी यूवेला के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो यूवेला उसको बाहर आने से रोकता है, ठीक है, क्योंकि वो बीच में लटकता रहता है। टॉन्सिल, ठीक है, ये क्या है, टॉन्सिल। टॉन्सिल कहने का मतलब है कि जब आप आते हो तो ये आपका हिस्सा बगल का जो दिख रहा है, दांत के यहाँ वाला हिस्सा, ये जो है ना, इसी का आया टॉन्सिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉन्सिल, ठीक है। ये आपका क्या है, अंदर से, लेकिन बाहर से तो स्किन है मेरा, अंदर से क्या है, टॉन्सिल। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये है टॉन्सिल, ठीक है। सॉफ्ट प्लेट, एक हार्ड था, एक क्या है, सॉफ्ट। हार्ड प्लेट के ऊपर ही एक सॉफ्ट पर पाती है। जैसे सॉफ्ट को अगर पहचानना है, कभी चाय पिए होंगे, चाय पीने से ऊपर जैसे सट जाता है, या गर्म चीज़ कोई खाइए और ऊपर सट जाए तो आपके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना वो लटकने लगता है। जैसे कहने का मतलब या तो वो जलने के कारण क्या होगा, लटक जाएगा, या ऐसे बोल रहे जल जाता है तो उसमें वाइट पन के क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, तो वो होता है सॉफ्ट प्लेट, ठीक है। फिगर, आई होप कि फिगर आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे कैसे, जैसे इसमें लिखना क्या है, बक्कल कैविटी में क्या लिखेंगे हम लोग, समस्या ये है। तो बक्कल कैविटी में सबसे पहले लिखेंगे कि यह मुंह का खुला, मुंह का खुला हुआ भाग है। पहला लाइन तो आप यही लिखोगे कि यह मुंह का क्या है, खुला हुआ भाग है, ठीक है। पहला लाइन आप यही लिखोगे कि यह मुंह का खुला हुआ भाग इसे बोला जाता है। दूसरा, ये पहला पॉइंट हो गया। अब इसको आप क्या करोगे, थोड़ा ऊपर कर लोगे, ठीक है,
थोड़ा ऊपर करके लिख लीजिएगा पहला पॉइंट, मैं दूसरा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऊपर मैं दूसरा लिख दे रहा हूँ। दूसरा कि जब आप क्या करते हो, भोजन को खाते हो, तो सबसे पहले पाचन यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि इस भाग से भोजन का पाचन की, इस भाग से भोजन का पाचन की शुरुआत होती है, मतलब यहाँ से आपका क्या होगा, भोजन पचना शुरू हो जाएगा। अब समस्या ये है कि भाई अगर भोजन पचता है तो भोजन का कौन सा पार्ट या भोजन के पोषण में कौन सा ऐसा पार्ट है जो पचता है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर इस वाले भाग पर जो भोजन का कौन सा भाग पचता है, तो आप जानते हो कि भोजन खाते हो तो उसमें पोषण होता है, तो पोषण में यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है कि आप अपने भोजन में अपने अनुसार 100% क्या कर रहे होंगे, कार्बोहाइड्रेट खा रहे होंगे, तो उस 100% में से जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसी का पाचन यहाँ होता है लगभग कितना, तो 30%। कितना होता है, लगभग पूरे कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन मुख गुहा के अंतर्गत हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग भोजन को मुंह में ग्रहण किए, वहां पर होगा क्या कि आप दांत चलाना शुरू करोगे, और दांत चलाओगे तो वहां पर आप भोजन को क्या करते हो, पीस देते हो। तो यहां पर भोज्य लिखोगे, भोज्य पदार्थों को चिकना बनाया जाता है। ठीक, भोज्य पदार्थों को क्या बनाया जाता है, चिकना, मतलब लुब्रिकेंट, चिकना, या ये बोल सकते हैं छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना, तो दोनों बोल सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर मुख गुहा में कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 पॉइंट है। अब इसके बाद आप क्या बोलोगे कि मुख गुहा को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। एक्चुअली हम लोग पीछे भी बात किए थे, तो देखो यहाँ पर जीभ, दांत, ओठ। ठीक है, तो मेन मुख गुहा के 3 भाग होते हैं। ठीक है, दांत, जीभ और होठ। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, मुख गुहा में दांत के बारे में। अब देखो बच्चों, दांत एक्चुअल में देखा जाए तो मानव में अगर सिर्फ बात करें, ध्यान सुनना, अगर सिर्फ मानव में बात करें तो मानव में क्या पाया जाता है, पहले इंसीजर पाया जाता है। पहला क्या नाम है, इंसीजर। इंसीजर का मतलब होता है कृंतक। ठीक है, केनाइन का मतलब होता है रदनक, और प्रीमोलर का नाम होता है अग्रचवर्णक। चवर्णक, और मोलर का मतलब होता है चवर्णक। ठीक है, 4 प्रकार के आपके सामने दांत हैं। ठीक है, अभी हम लोग बताएंगे और ड्रॉ भी करेंगे कैसे एक्चुअल में ये दांत काम करते हैं और मानव में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। देखो, अलग अलग बुक दांतों के बारे में अलग अलग जानकारी देता है। जैसे
दांत की अगर संख्या के अनुसार या टाइप देखा जाए, नॉर्मली ऐसे बात किया जाए तो साइंटिफिक रूप से जो दांत हैं उनको कई प्रकार में बांटा गया है। जैसे गर्त दंती, देखिए हम लोग को मानव पढ़ना है तो जैसे हम लोग क्या पढ़ें, गर्त दंती, समदंती, विषम दंती, द्विबार दंती, ठीक है। तो अलग अलग भाषा में अलग अलग इसके प्रकार लिखे गए हैं। तो मेन हम लोग को पढ़ना है कि मानव में पूरे दैनिक जीवन काल में अगर देखा गया है तो दो टाइप के दांत पाए जाते हैं, एक स्थायी, एक अस्थायी। ध्यान सुनना, एक स्थायी एक अस्थायी। तो मानव के जीवन काल में, ध्यान सुनो, मानव के, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, मानव के जीवन काल के आधार पर, ध्यान देना, मानव के जीवन काल, मानव के जीवन काल के आधार पर दांतों को दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया, ठीक है। कितने भाग में, दो भाग में। पहला भाग का नाम दिया गया, पहला भाग का नाम दिया गया स्थायी। आगे पीछे कर सकते हो आप, आपके बुक में हो सके अस्थायी पहले दिया, और दूसरा का नाम अस्थायी, ठीक है। पहला का नाम स्थायी, दूसरा का नाम अस्थायी, ठीक है। दो प्रकार के दांत पाए जाते हैं, स्थायी और अस्थायी। अब स्थायी और अस्थायी में जो दांत होते हैं, अस्थायी की बात किया जाए तो इसका मतलब है कि ऐसे दांत जो एक बार टूटने के बाद दोबारा जमते हैं, एक बार टूटने के बाद दोबारा जमते हैं। और स्थायी का मतलब होता है कि जो दांत एक बार जन्म ले लिया फिर उसके बाद वो दोबारा जन्म नहीं लेता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं स्थायी दांत के, ठीक है। बारी बारी करके सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, कौन सा दांत क्या करता है, कौन सा काम करता है, इन दांतों में क्या फर्क है, अलग अलग दांत, अपने दांत गिन के देखेंगे हम लोग हमारे दांत कितने हैं, सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिएगा, ठीक है। और हाँ, जिनको पीडीएफ का लिंक चाहिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको हर एक पीडीएफ का लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको इसका नोट्स चाहिए तो यही स्लाइड आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से भी आप क्या करेंगे, ले सकते हैं, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, अस्थायी दांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में, अस्थायी दांत के बारे में। अब ध्यान सुनो कि अस्थायी दांत कैसे। अस्थायी कहने का मतलब है कि जो दांत का जन्म दोबारा हो जाए, या नॉर्मली तरीके से अगर अस्थायी की बात किया जाए तो इसका एक दूसरा नाम भी होता है पर्णपाती। पर्णपाती का मतलब होता है, वैसे नॉर्मली जानते हो कि ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है, पर्णपाती मतलब पतझड़ के मौसम में पत्ते का गिरना, पतझड़ के मौसम में पत्तों का गिरना। सेम ऐसा दांतों के मौसम में दांतों का गिरना। अब दांतों का मौसम कब आता है, तो जो बोलते हैं बच्चे जब 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल का हो जाता है तब उनका दांत धीरे धीरे टूटना शुरू होता है। अब समस्या ये है कि हम लोगों के पास, मानव के पास सुने होंगे कि टोटल दांतों की संख्या 32 होती है। मतलब अगर बात किया जाए दांत कितना होता है तो आप बोलोगे सर टोटल तो 32 होता है। तो ऐसे कितने दांत हैं जो अस्थायी दांत में वो टूट जाते हैं।
तो बोला जाता है कि जितने दांत बच्चों में, छोटे बच्चों में, ध्यान सुना, जितने दांतों की संख्या छोटे बच्चों में पाया जाता है, छोटे बच्चों में पाया जाता है, उतने दांत क्या होते हैं, उतने दांत क्या होते हैं, वो अस्थायी होते हैं। तो बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। 20 ऐसे दांत होते हैं, ध्यान सुनिएगा, 20 ऐसे दांत होते हैं जो एक बार टूटने के बाद दोबारा जन्म लेते हैं, और ये सिर्फ छोटे बच्चों में होता है। बड़े हो जाएंगे तो एक दोबारा टूट जाएगा, तो चांसेस हो भी सकते हैं आए, चांसेस ना भी हो कि आए, तब आप कहलाओगे उस समय बुढ़े, ठीक है, या खोड़े, एक नाम दूसरा दिया जाएगा, क्या, खोड़े बेटा आ गया, ठीक है। तो कितने दांत होते हैं, 20, कितने, 20। अभी बात करेंगे कि वो 20 कौन कौन से हैं, सब कुछ बताया जाएगा। छोटे बच्चों में कौन सी दांत होती है, कौन सी दांत नहीं होती है, कौन सी दांत दोबारा उगता है, कौन सा दांत अब है, ठीक है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान सुनो, जो 20 दांत है वो आपका छोटे बच्चों में पाया गया है, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे कि कैसे, क्या, कब, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बचा हुआ, आप कहोगे कि स्थायी दांत होंगे। तो एक्चुअल में अगर एक बात बताओ, 20 दांत टूटने के बाद क्या वो 20 वापस नहीं आते हैं क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर आते हैं, छोटे बच्चों के दांत तो टूटने के बाद आते हैं। तो क्या वो 20 परमानेंट दांत हुए कि नहीं? तो बोलो हाँ सर, टूटने के बाद आए तो परमानेंट हुआ, नहीं तो फिर तो बुढ़ौती शरीर में टूटेगा। तो वो जो परमानेंट, अगर इनको इन टूटने के बाद इंक्लूड करते हैं, ध्यान सुनना, टूटने के बाद क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, जोड़ते हैं, तो उस कंडीशन में स्थायी दांतों की संख्या लगभग 28, ध्यान सुनना, या 30 होती है, 28 या 30 होती है। अब मैंने दो संख्या लिख दिया, एक 28 और एक 30। अच्छा, आप क्लास 10th में हो तो आप अपने घर पर या बैठ के पढ़ रहे होगे, तो आप अपने मुंह को ऐसे खोलिएगा उसके बाद उंगली डाल के देखिएगा, चौबर के दोनों साइड में आपके एक दांत के जगह भर का जगह अभी भी खाली होगा, अभी आपको वो दांत आया नहीं होगा, ठीक है, अगर आप क्लास 10th में हो तब। और वही चीज़ आप ऊपर भी देखोगे तो ऊपर भी 2 दांत नहीं होता। तो इसका मतलब 4 ऐसे दांत हैं जो इस समय आपके एज में ये दांत नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये दांत नहीं आया है तो उस समय 4 दांत, सॉरी यहाँ 32 रहेगा, 32 में से 4 दांत घटा दो, 28 हो जाएगा, ठीक है, इतना समझना। अब ध्यान सुनो, अब जो दांत गायब था इस उम्र में, जो दांत गायब है, उसी दांत को बुद्धि का दांत कहा जाता है। बुद्धि का दांत क्यों? तो बोलते हैं कि ये दांत हमारा जो उम्र 18 वर्ष के बाद होता है, 18, 20, 22, तब ये उगना शुरू होता है। और हम लोग 18 के बाद 12 पास हो जाते हैं, अपने पैर पर खड़े होने के लिए तैयार, परिपक्व होने वाले होते हैं, मतलब मजबूरियां समझते हैं, फिर परिवार की कंडीशन समझते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो दांत उगता है, तो उस समय कहा जाता है कि बेटा के पास बुद्धि आ रही है, तो ये हुआ बुद्धि का दांत। अब कहेंगे सर जिसको नहीं आई इसका मतलब उसके पास तो बुद्धि ही नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, उसके पास भी बुद्धि है, ठीक है, इसका बस नाम दिया गया है कि ये बुद्धि का दांत होगा, ठीक। इतना समझ में आया? आई होप कि इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दांत की ही, ठीक है। अब देखिए, दांत की अगर बात किया जाए, जो दांत होता है, ध्यान सुनो, दांत जो होता है वो कैल्शियम प्लस फॉस्फेट, कैल्शियम प्लस फॉस्फेट से मिलकर बना होता है, ठीक है।
अब दांत जो होता है कैल्शियम प्लस फॉस्फेट से मिलकर बना है। तो आप पूछोगे सर कैल्शियम क्या करता है, दांतों में फॉस्फेट क्या करता है। तो कैल्शियम जो होता है दांतों को, कैल्शियम जो होता है वो दांतों को क्या करता है, तो आप बोलोगे दांतों को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है, मजबूत बनाता है, ठीक। और फॉस्फेट जो होता है वो दांतों का संरचना बनाता है, ठीक है। कौन सा दांत कैसे रहेगा उसकी संरचना डिसाइड कौन करता है, फॉस्फेट, ठीक है। इतना समझ में आया। चल अब एक क्वेश्चन नोट करके लिखो, क्या पूछा जाएगा कि हमारे, ध्यान सुनना, हमारे शरीर में सबसे कठोर अंग कौन सा है, तो आप बोलोगे दांत। क्यों? क्योंकि दांत में कैल्शियम की मात्रा हड्डी में प्रेजेंट होने वाले कैल्शियम की मात्रा से अधिक होता है। इट मीन्स कि अगर दांतों में कैल्शियम की मात्रा 98% है, तो बोन में, हड्डी में लगभग 68% के बराबर होता है। कितना होता है? 68% के बराबर होता है। तो इसका मतलब हुआ ना, ये हुआ कैल्शियम मजबूत हुआ ना। तो कैल्शियम का दांत क्या होता है, सबसे मजबूत ऑर्गन होता है। इतना समझ में आया आप लोग को। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं मानव में डिफरेंट प्रकार के, अलग अलग प्रकार के संरचना में क्या होता है, दांत का अलग अलग प्रकार में स्ट्रक्चर पाया जाता है। जैसे अगर आप शीशे के सामने आँख खोल के देखो तो आगे के 4 दांत, ये चौक दांत है, 4 दांत, आगे के 4 दांत आपके इक्वल है। ई करोगे, यहाँ देखो 4 दांत जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, चौड़े चौड़े होते हैं, ठीक है। तो डेंटल फार्मूला, एक साइंटिस्ट के अनुसार एक फार्मूला बनाया गया था भाई, जिसका नाम दंत्र सूत्री रखा गया। ध्यान सुनो, रुको पहले सुनो, पहले दंत सूत्री, ठीक है। दंत्र सूत्री निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, दंत्र सूत्री निकालने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या कि जो दांत होते हैं उनको एक अलग से सूत्र बनाया। और सूत्र में कैसे बनाते हैं, तो बोले कि जो दांत होता है ऊपर, जो अपर जा होता है और जो लोअर जा होता है उनमें दांतों की संख्या सेम होती है। तो उन्होंने क्या किया, दांतों की संख्या को सेम करके उसे बीच से काट दिए। बीच से क्या किए, काट दिए, ठीक है, बीच से काट दिए। बीच से काटने के बाद, बीच से, ध्यान सुनो, बीच से काटने के बाद, ठीक है, ध्यान दो, बीच से काटने के बाद जितना 1/4 पार्ट में दांतों की संख्या होगी उसमें 4 से मल्टीप्लाई करते चले जाना, दांतों की संख्या आपको मिलता चला जाएगा। जैसे अब बात करते, ध्यान सुनना, जो पहला 4 दांत चौड़े चौड़े होते हैं, अगर मैं उसको 20 से काट दूं, कहाँ से काट दूं, 20 से काट दूं, यहाँ से ऐसे करोगे, 20 से यहाँ से काट दे तो यहाँ सिर्फ 2 दांत बचेंगे। ऊपर वाले दांत में 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, तो सिर्फ 1 से मतलब 1/4 से मतलब है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके चौड़े चौड़े 2 दांत पाए जाते हैं, ठीक है, 2 दांत पाए गए चौड़े चौड़े। यही देखो है, यहाँ ऊपर देखो, वहाँ देख रहे हो, लोकल फिगर तो नहीं मतलब है, ओरिजिनल फिगर यहाँ है, देखो ये चौड़ा है ना, ओरिजिनल फिगर।
तो 2 दांत ऐसे थे जो चौड़े थे, तो 2 यहाँ, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, तो टोटल कितने 8, क्योंकि 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल संख्या कितनी, टोटल संख्या कितनी, तो आप बोलोगे 8। तो इसका मतलब है कि इंटीजर की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलोगे 8 होती है। ध्यान सुनते रहो, बस सुनते रहोगे फिर लिख लेना कॉपी में, पहले सुनो इसको, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम लोग इन चारों के आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ध्यान देखो, चौक चौक दांत होते हैं, जिससे तुम लोग किसी चीज़ को काटते हो, काटते थे ना। तो एक दांत यहाँ, एक दांत यहाँ, एक दांत नीचे, एक यहाँ नीचे, तो यहाँ कितने हो गए 4। तो इसका मतलब है कि इसके बाद जो दांत पाया जाता है यहाँ पर थोड़े नुकीले होते हैं। कैसे होती है, नुकीले, यहाँ नीचे नहीं, यहाँ देखो कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो टोटल कितने 4। तो यहाँ पर दांतों की संख्या कितना हुआ, बोलोगे सर 4 हुआ। कितना हुआ, 4 हुआ। अब देखो, अब आपके पास आगे बढ़ोगे, इसके आगे बढ़ोगे तो आपको लगेगा सब चौबर ही है। तो सही बात है भाई, आप सबका सब चौबर ही है, लेकिन उस चौबर में भी कुछ चौबर का फर्क नजर आता है। क्या फर्क है, पहला कि इस चौबर का जो ऊपर की चौड़ाई है वो इस वाले चौबर से कम होती है, इस वाले चौबर से क्या होती है, कम होती है। दूसरा, जब ये मसूड़ों में धंसा होता है तो इसके 2 पैर होते हैं, एक पैर बना नहीं है। इसके कितने पैर होते हैं, 2, और इसके कितने होते हैं, 3। तो पहला तो चौड़ाई कम है, और कितने कितने होते हैं। तो आप ध्यान सुनो, अब ध्यान सुनो, जब आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, ध्यान सुनो, जब आप आगे बढ़ोगे तो उस कंडीशन में आपके ये जो दांत होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं, वो संख्या में कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। तो यहाँ पर बना लेते हैं अपने से, 2 बनाना हम लोग को। तो 2 कलर कौन सा ले, हम लोग वाइट ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका 2 क्या हो गया, चौबर हो गया। तो इसका मतलब कि आपके पास अग्र चौवर्लक की संख्या यहाँ पर कितना, 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, टोटल कितने 8। टोटल कितने 8। इतना समझ में। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाओगे तो आपके पास इस साइड में, किसी एक साइड में आपके पास कितने दांत होंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 3 दांत है, यहाँ पर कितने दांत है, यहाँ पर 3 है। लेकिन आप जब गिनोगे तो आपके तो 2 ही दांत होंगे ना, क्योंकि आपकी तो अभी उम्र नहीं है। तो अभी के लिए हम लोग करते हैं क्या कि सब मान लेते हैं कि सभी दांत आपके क्या होंगे, उग गए होंगे। तो उस कंडीशन पर यहाँ पर मोलर की संख्या 3 3 3 3 कितना हो गया, 12। तो ये हो गया आपका 12। ये कितना हो गया, 12 दांत यहाँ पर आ गया। ठीक है, जोड़ो, 8 8 16, 16 4 20, 20 12 32, टोटल आपके कितने दांत हो गए, 32। कोई पूछेगा बता दोगे, बहुत सही। अब देखो, अब जैसे हम लोगों को पता चल गया कि दांत किस चीज का बना होता है, ठीक है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, मानव की संरचना के अनुसार कितने टाइप के होते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है, इसी में अभी खत्म नहीं हुआ, इसी में पढ़ना है कि जो दांत ये अलग अलग पाए जा रहे हैं
इनका आपके बॉडी में क्या काम होता है, मेन रोल होता क्या है दांतों का। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि कौन सा दांत बच्चों में होता है, कौन सा बड़ों में होता है, कौन सा गायब होता है, कौन सा टूटता है। समझ में आया? चल अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो ध्यान पहले सुनो। देखो पहला आपके पास है कृंतक। पहला क्या है? कृंतक। ध्यान सुनो, जब आप कृंतक लिखोगे, क्या लिखोगे? कृंतक। जब आप कृंतक लिखोगे तो आपसे पूछा जाएगा कृंतक का कार्य क्या है, तो आप लिखोगे कृंतक का कार्य भोजन को क्या करना? काटना। भोजन को काटना। ठीक है, जैसे आपको सेब मिलता है तो कभी आप सेब बगल से खाते होगे? नहीं ना, सेब आगे से कट करते ऐसे। ठीक है, खबाक। दूसरा है रत्नक। दूसरा क्या है? तो आप बोलोगे रत्नक। रत्नक क्या होता है? एकदम चोक होता है। तो चोक होता है तो ये क्या करेगा? भोजन को फाड़ देगा। भोजन को लिखोगे फाड़ना। अब कहोगे सर जी दाल चावल खाएंगे तो कैसे फाड़ेंगे? तो दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाना, सब हाँ रोटी नहीं तो मांस खाते हो। ये एक्चुअल में किसके लिए होता है रत्नक? तो जो मांसाहारी जीव होते हैं, शेर, चीता, बिल्ली, ये सब उनके दांत चोक होते हैं, वो मांस फाड़ने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आएगा कौन? तो आप बोलोगे अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक का क्या काम है? तो आप बोलोगे भोजन को क्या चीज? चबाना। मतलब भोजन को काफी अच्छे से आप क्या करोगे? चबाओगे, चबाना। ठीक है, फिर उसके बाद एक आएगा, क्या नाम है उसका? तो बोलोगे चवर्णक। क्या नाम है? चवर्णक। चवर्णक क्या करता है? तो आप बोलोगे भोजन को पीसना। एकदम अच्छे से क्या करेगा? पीस देगा, लुब्रिकेंट, स्नेहक, चिकना बना देगा, एकदम चिकना। अब चिकना बनाने से क्या होगा? हमारे गले में आसानी से नीचे की ओर चला जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान सुनो, अब देखो यहाँ से ये आपका क्या हो गया? कार्य हुआ। ये आपका हुआ क्या? इन सभी दांतों का कार्य हो गया। अब ये जो दांतों का कार्य है, जैसे यहाँ दांत लिखा है ना, देखो यहाँ पे दांत, ये जो दांत है इनके क्या है? कार्य। अब कार्य में अब आता है डेंटल, दंत सूत्री कैसे लिखा जाता है। तो देखो दंत सूत्री लिखने के लिए थोड़े इंग्लिश टर्म का इस्तेमाल होगा। ठीक है, इंग्लिश टर्म हम लोग क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहला नाम क्या है? तो बोलेंगे सर इंसीजर। पहला नाम क्या है? इंसीजर। दूसरा नाम क्या है? केनाइन। तीसरा नाम क्या है? प्रीमोलर। और चौथा नाम क्या है? मोलर। इस कंडीशन में जब आप एडल्ट का, ध्यान सुनना, एडल्ट का सूत्र लिखते हो तो इंसीजर की संख्या देखो यहाँ से ध्यान सुनो, कितनी होती है? 2। इसकी 1, इसकी कितनी? 2, इसकी कितनी? 3। तब आप यहाँ पे लिखोगे, क्या चीज़? 2, 1, 2, 3, 21, 23। नीचे में लिखोगे
21, 23 यही आपका एडल्ट में क्या है, फार्मूला है, डेंटल सूत्र का फार्मूला है। किसमें, तो आप बोलोगे एडल्टों में। ठीक है। अगर यही चीज़ बच्चों में पूछे, ध्यान सुनो, यही चीज़ बच्चों में पूछे, चाइल्ड में पूछे, तब उस कंडीशन में आप बोलोगे 2102, 2102, 2102। ये फार्मूला किसका है, तो आप बोलोगे ये फार्मूला बच्चों में पाया जाता है। अब ध्यान सुनो कि बच्चों में कौन सी दांत नहीं होती है, बच्चों में कौन सी दांत उगती ही नहीं है, तो आप बोलोगे प्रीमोलर। यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या है, प्रीमोलर जो है अग्रचौड़क, बच्चों में दांत वो होता ही नहीं है। बाकी 20 करना है, देखो 20 करना है, 2 1 3, 3 2 5, तो ऊपर के हाफ देखो, ऊपर के हाफ में 5, इधर वाले में 5 5 5 10, इधर वाले में 5, इधर वाले में 5, टोटल कितना हो गया 20। और वैसे भी मैंने संख्या कितना लिखा है छोटे बच्चों में 20। ठीक है। उसी तरह वैक्स में 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, तो ऊपर के हाफ में 8, नीचे के हाफ में 8, 8 8 16 दूना 32, तो ये भी क्या हुआ 32। समझ में आया, कोई दिक्कत है? देखो कार्य यही है, चबाना, काटना, फाड़ना, पीसना, ये आपके दांत के कार्य हैं। डेंटल सूत्र ये है। अब बच्चों में देखो यही वाला दांत टूटने के बाद भी यहाँ पर एक दांत अब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पर 3 है, इसलिए कौन सा दांत अब्सेंट है भाई, कौन सा दांत अब्सेंट है? चलो कौन सा दांत अब्सेंट है, तो आप बोलोगे मोलर। कौन सा दांत, तो एक नोट डालोगे कि बुद्धि का दांत किसे कहा जाता है, बुद्धि का दांत किसे कहा जाता है, तो आप बोलोगे चवर्णक। क्या बोलोगे, चवर्णक को कहा जाता है। नोट करके आप लिख लो ये कहीं पर। आई होप कि आपको दांत क्लियर होगा। ठीक है। अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, जीभ के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।